सो स्टूडेंट आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। हम लोग 3D क्लोज पैकिंग कर रहे थे, तो 3D क्लोज पैकिंग में फर्स्ट पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट केस लेके व्हेन द टेट्राहेड्रल वॉइड इज कवर्ड बाय थर्ड लेयर, व्हेन द tetrahedral void is covered by third layer, then the third layer is equivalent to first layer, and if you place the fourth layer, that is fourth layer is equivalent to second layer, and so on, and the packing will be AB type, and AB type is equivalent to hexagonal close packing. Why this is hexagonal close packing? Because the repeating unit cell in crystal, in the hexagonal crystal is hexagonal in shape, and the shape is like that, ठीक है। ये शेप बना दिए आपको, देखो ये हेक्सागोनल टाइप का फील हो रहा होगा आपको, ठीक है। 6 ऊपर फर्स्ट लेयर में ए लेयर, फिर बीच में आपका 3 जो कवर करेगा, देख लो ये पॉइंट दिया ना, इसको कवर करेगा, इससे 8 नंबर इसको कवर करेगा, फिर इसको कवर करेगा आपका 9 नंबर, फिर इसको कवर करेगा 10 नंबर। ये सेकेंड लेयर है, तो बिल्कुल अलग हो गया। और थर्ड लेयर एज जैसे कि फर्स्ट लेयर था उसी तरह आपका थर्ड लेयर होगा, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर तो बिल्कुल सुपर इम्पोज करेगा, मतलब 12 आपका 2 पे बैठेगा, 13 आपका 3 के सुपर इम्पोज होगा, 17 7 पे, 11 आपका 1 पे, 14 4 पे, 16 6 पे और 15 5 पे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग में, जब हम लोग थर्ड लेयर चढ़ा रहे हैं। थर्ड लेयर का केस फर्स्ट है, थर्ड लेयर का केस फर्स्ट है जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर्ड करो बाय द थर्ड लेयर। आया समझ में? और ये भी ध्यान रखेंगे, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका जे एडवांस में भी कई बार पूछा गया है, नीट में भी पूछ सकता है, और ये कंप्रेहेंशन में 12 मार्क्स का 12 मार्क्स का पूछ लिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एचसीपी के बारे में हम लोग 5-6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। अब जब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले ना, तो हमेशा आप 3D लेके चलेंगे, ये नहीं कि 2D लेके चलेंगे। अगर 2D बोला तो ठीक है, हेक्सागोनल 2D सोचेंगे, बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला तो आप बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या समझेंगे, आप लोग हम समझेंगे 3D। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या क्या बात करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो इसका यूनिट सेल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल जो है, इसमें कितने लेटिस पॉइंट है, पहला ये बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज नियरेस्ट नेबर। थर्ड हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लोकेशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एटम एट डिफरेंट लोकेशन विदिन सिंगल यूनिट सेल, विदिन सिंगल हेक्सागोनल यूनिट सेल। फिर फोर्थ बात करेंगे व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, आखिर हेक्सागोनल यूनिट सेल का टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, रैंक कितने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ hexagonal unit cell and what is the volume of hexagonal unit cell, and also calculate the packing efficiency। आया समझ में? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, उस साइड मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा डायग्राम। एनसीईआरटी को भी पैरेलल पढ़ते चलो, इसको भी हम समझा दें क्लियर एकदम डिटेल में। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड में मिटाते हैं, इस तरह फिगर रखते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो। एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस साइड फिगर हम बना के रखते हैं, मिटाते नहीं है। जितना देर तक हम रख सकते हैं उतना बेटर रहेगा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझा सकते हैं फिगर को दिखा के, ठीक है। मतलब डिटेल में, बारीकी लेवल पे, मेटिकुलस लेवल पे हम आप डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर है, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर पहला पॉइंट एचसीपी हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट बात करेंगे हम लोग इसका लेटेस्ट पॉइंट के बारे में। हम पूछ लें आपसे कि बताओ इसका लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, हाउ मेनी लेटेस्ट पॉइंट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, कितने लेटेस्ट पॉइंट है। अब लेटेस्ट पॉइंट काउंट करोगे तो लेटेस्ट पॉइंट आपका कितने होते हैं, आपके 17 है, देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 आपका लेटेस्ट पॉइंट है। देख सकते हो यहाँ भी काउंट कर लो, 17 लेटेस्ट पॉइंट। इसको तो हम लेयर बाय लेयर बताएं, इधर आपका 7, इधर 3 और फिर से 7,
इस तरह से आपका कितने हैं, आपका 17 लेटिस पॉइंट है। ध्यान रहेगा कितने है आपका 17 लेटिस पॉइंट है। क्या दिख रहा है सभी को, देख लो यहाँ पे सभी को दिख रहा है, आई होप कि सभी को दिख रहा होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो लेटिस पॉइंट यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख दो क्या कि 17 आपका लेटिस पॉइंट है। तो साथ साथ क्या लिखेंगे कि 12 एट कहां पे है, कॉर्नर पे। 12 एट कहां पे है, कॉर्नर। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, तो 12 एट कॉर्नर पे है। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 लेटिस पॉइंट एट द फेस सेंटर। ये तो फेस हो गया ना, ये अपर फेस हो गया, ये बॉटम फेस हो गया। अगर इसको बॉटम मान लो या इसको बॉटम मान लो तो ये अपर हो जाएगा। ये फर्स्ट लेयर को बॉटम मान लो और ऊपर वाले को क्या मान लो, जो थर्ड लेयर है उसको अपर फेस मान लो। तो अपर फेस में एक फेस सेंटर पे है और यहाँ पे एक फेस सेंटर है, इसका फेस हो गया ना, ये लोअर फेस हो गया, ये अपर फेस हो गया। आ रहा समझ में, ये लोअर फेस, ये लोअर फेस और ये अपर फेस, बीच में आपका 3 आपका लेटिस पॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। 17 लेटिस पॉइंट तो है, हम लिखेंगे 12 एट कॉर्नर। 12 एट कॉर्नर कहां पे है, 12 एट कॉर्नर, यहां पे लिख देते हैं 12 एट कॉर्नर प्लस 2 एट फेस सेंटर। 2 एट फेस सेंटर, फेस सेंटर ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल एंड 3 विदिन यूनिट सेल। 3 विदिन यूनिट सेल, 3 विदिन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, कॉर्नर वाला दिखा देते हैं हम लोग थोड़ा सा। कॉर्नर में कौन कौन सा है बताओ, कॉर्नर में लिखेंगे 2 3, दिख रहा है सभी को, ये थोड़ा बड़ा लिखूं, देखो एक बार कॉर्नर पे कौन कौन आएगा बताइए। कॉर्नर पे आएगा 2 3 4 5 6 7, ये तो लोअर फेस में आ गया। अपर फेस में कौन कौन सा आएगा, 12 13 14 15 एंड 16 और 17। तो ये 12 आपका क्या हो गया, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे लेटिस पॉइंट। फेस सेंटर पे कौन कौन आएगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, देख लो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला फेस सेंटर पे आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं फेस सेंटर पे कौन कौन सा आएगा, आपका फर्स्ट और 11 नंबर, फर्स्ट और 11 आएगा फेस सेंटर पे। विदिन यूनिट सेल कौन कौन सा आएगा, विदिन यूनिट सेल 8 9 10, विदिन यूनिट सेल कौन कौन सा आएगा, 8 9 और 10। मतलब टोटल आपका लेटिस पॉइंट आप काउंट करोगे तो आपका 2 फेस सेंटर है, 12 आपका कॉर्नर में बैठा हुआ है और 3 विदिन यूनिट सेल बैठा हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं 12 + 2 14 और 14 3 17। तो कई बार पूछ सकता है कि बताओ हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने लेटिस पॉइंट, हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने लेटिस पॉइंट से बने हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे सीधा सीधा 17। जैसे हम आपको बताया था ना कि एससीसी जो है कितने लेटिस पॉइंट से बनते हैं, तो हम लोग आंसर क्या होता है 8, क्योंकि 8 कॉर्नर बैठते हैं। बीसीसी में लेटिस पॉइंट 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर तो 9। एफसीसी में लेटिस पॉइंट कितने हैं, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर तो 8 + 6 14। और यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट सेल में हो जाएंगे 17। आया समझ में। सेकंड हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नंबर, तो डबल एन भी लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ईच एंड एवरी स्फीयर, ईच एंड एवरी स्फीयर बोल दो या एटम बोल दो, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल जिस एटम से बना है या जिस स्फीयर से बना है, ईच एंड एवरी स्फीयर आर टचिंग 12 अदर स्फीयर, टचिंग 12 अदर स्फीयर। कैसे, क्योंकि एक स्फीयर जो है वो आपका 6 स्फीयर अपने सेम लेयर पर टच कर रहा है, 3 ऊपर वाले स्फीयर को टच कर रहा है और 3 बॉटम वाले स्फीयर को टच कर रहा है। यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ईच एंड एवरी स्फीयर और एटम आर टचिंग 12 अदर स्फीयर, 12 स्फीयर को टच कर रहा है। देख लो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईच एंड एवरी, ये सब सारा पॉइंट अब एक एक करके बात कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप इसको आंसर कर सकते हो। ईच एंड एवरी स्फीयर और एटम आर टचिंग 12 अदर स्फीयर। कैसे भाई, 12 कौन कौन सा स्फीयर टच कर रहा है, तो 6 जो है आपका 6 जो टच कर रहा है सेम लेयर पे, 6 स्फीयर टचिंग इन द सेम लेयर प्लस 3 अपर लेयर पे। 3 क्या हो जाएगा, 3 आपका अपर लेयर पे और 3 आपका क्या हो जाएगा, बॉटम लेयर पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एटम मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट को मान लेते हैं, फर्स्ट मेरा एटम है, एटम 1 को देख लेते हैं। एटम 1 को देख लो, एटम 1 को कौन कौन टच कर रहा है देख लीजिए।
एटम 1 को टच कौन कौन कर रहा है, देखो एटम 1 को टच कर रहा है 2 3 4 5 6 7, देख सकते हो आपका 1 को, अगर हम 1 एटम को ऑब्जॉर्व करें, फर्स्ट एटम को इससे ऑब्जॉर्व करें तो फर्स्ट एटम को कौन कौन टच कर रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। यहां पे हम लिख सकते हैं कौन कौन टच कर रहा है, 2 3 4 5 6 और आपका 7, ये तो सेम लेयर पे टच कर रहा है। और 3 आपका कहां पे होगा, 3 आपका ऊपर ऊपर में है ना, उसको तो ऊपर में रखा गया है, तो ये फर्स्ट जो है ये 8 9 10 को भी टच कर रहा है, तो 3 आपका अपर लेयर में है, तो 3 अपर लेयर में कौन कौन सा है, 8 9 और 10, ये आपका अपर लेयर वाले स्फीयर को टच कर रहा है एटम नंबर 1। और 3 जो है, 3 और भी है, 3 एटम और भी हैं, वो बॉटम लेयर में जो दिख नहीं रहा है, इसके नीचे भी तो होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे, इसके ऊपर, समझ आ रहा है। जैसे इसको मान लो 11 नंबर पे ऑब्जॉर्व करें तो 11 ये 6 को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, फिर फोर्थ लेयर भी तो आएगा, तो फोर्थ लेयर में भी 3 टच करेगा। मतलब एक एटम, ईच एंड एवरी स्फीयर और एटम आर टचिंग 12 अदर स्फीयर, 12 अदर स्फीयर, 6 इन द सेम लेयर, 3 इन द अपर लेयर एंड 3 इन द बॉटम लेयर। जैसे एटम 1 को ऑब्जॉर्व कर लिए, आ रहा है समझ में। आप चाहो तो किसी को भी लेके चल सकते हो। 4 नंबर पे आपका 12 अदर स्फीयर को टच करेगा। अगर पूरे यूनिट को अच्छे से बनाओगे तो 4 आपका 12 को टच करेगा। तो 4 को आप अगर इमेजिन कर सकते हो, 4 को इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो ये 4 भी इमेजिन हो जाएगा। बट हम सबसे सिंपल तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वही हम बता रहे हैं। अगर एक एटम अगर 12 अदर एटम को टच कर रहा है तो 4 भी आपका 12 अदर एटम को भी टच करेगा। अब ये सोच के आना आप लोग कि 7 क्या 12 को टच कर रहा है, क्या 4 12 को टच कर रहा है, ये सोच के आना। जो चीज दिख रहा है उसी को बताएं। और ऐसे भी बताएं कि किसी भी यूनिट सेल में हर लेटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट क्या होता है, सेम होता है। ईच एंड एवरी लेटिस पॉइंट इन एनी गिवन यूनिट सेल हैव सेम एनवायरनमेंट। अगर आपका फर्स्ट एटम 12 अदर एटम को टच कर रहा है, अगर 11 एटम 12 अदर एटम को टच कर रहा है, तो सारे और भी ईच एंड एवरी, ये आपका 1 और 11 ही नहीं हुआ, इसलिए 11 और 1 एग्जांपल लेके बता रहे हैं क्योंकि दिख रहा है, जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग इमेजिन करके आना क्या 4 आपका 12 कैसे कैसे टच कर रहा है, सोच के आना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आपको बाहर भी जाएगा, बाहर यूनिट सेल भी टच होगा, क्योंकि इधर भी तो यूनिट सेल बनेगा, इधर भी तो बनेगा, पीछे भी बनेगा, आगे भी बनेगा, हर जगह बनेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली हम लोग, क्लियर। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। आखिर कॉर्नर वाला जो एटम है, आखिर कॉर्नर वाला एटम अपने यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, फेज सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, विद इन यूनिट सेल वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग बात किए हैं लेटिस पॉइंट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इसको मिटा दें, नोट कर लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट तक बात कर लिए। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी समझना हम लोग अच्छे से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको अच्छे से समझा दिया गया है। देखिए तो यहां पे ना सीधा सीधा बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। यहां पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, यहां पे डायरेक्ट थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं। थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं जेड, इसी में डिस्कशन हो जाएगा। जेड क्या होता है, रैंक। जेड को क्या बोलते हैं, रैंक। और थोड़ा सा डिटेल में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, यही तो है जेड। रैंक निकालना है। आखिर हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने एटम से, एक्चुअल कितने एटम से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉर्नर वाला जो एटम है, यहां पे हम क्या लिख देते हैं, लोकेशन। यहां पे लिख देते हैं लोकेशन, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं शेयर्ड यूनिट सेल, कितने यूनिट सेल से शेयर कर रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, ठीक है। यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए। यहां पे हम लोग लिख देते हैं लोकेशन, लोकेशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लोकेशन। यहां पे लिख देते हैं शेयर्ड यूनिट सेल, शेयर्ड यूनिट सेल। यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है। लिख लीजिए अच्छे से। तो लोकेशन कहां कहां है बताओ,
एक लोकेशन आपका कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे कितने एटम है? 12। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका फेस सेंटर पे है एफसी, फेस सेंटर पे कितने हैं? 2। उसके बाद बताओ, उसके बाद आपका विद इन यूनिट सेल, विद इन यूनिट सेल बोल देंगे, विद इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर कितने हैं? 3 दिख रहा है आपको, 3 आपका एकदम बिल्कुल अंदर ही है, यूनिट सेल के अंदर है। तो कॉर्नर वाला जो एटम है, कॉर्नर वाला जो एटम है वो कितने यूनिट सेल से शेयर करता है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे 6 यूनिट सेल से शेयर करेगा। ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला जो एटम है वो कितने यूनिट सेल से शेयर करेंगे? 6। अब ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा विजुलाइज करना, क्योंकि जब हम 2D पढ़ा रहे थे हेक्सागोनल, तो वहां पे हम बताए थे कि 2D वाले हेक्सागोनल में कॉर्नर वाले एटम कितना शेयर करता है 2D वाले में। 2D हेक्सागोनल यूनिट सेल में हम आपको बताए थे कि 2D वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर वाला एटम कितना आपका शेयर करता है, कितने यूनिट से शेयर करते हैं? 3। तो 3 अगर इस प्लेन में, तो 3 ऊपर भी तो होगा। तो समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो इस कॉर्नर की बात करें, ये कॉर्नर को ध्यान से देखना, या इस कॉर्नर को आप ध्यान से देखो, तो यहां से आपका एक यूनिट सेल बनेगा। अब नीचे वाले लेयर की बात कर रहे हैं, एक आपका यहां से बनेगा, एक इससे भी तो बनेगा, एक आपका यहां से यूनिट सेल बनेगा, एक आपका यहां से बनेगा एक यूनिट सेल, एक इससे यूनिट सेल बनेगा, एक इससे बनेगा, एक तो आपका इसी में 3 हो गया फर्स्ट लेयर में। अगर 3 आपका लोअर लेयर में है तो 3 तो ऊपर भी तो बनेगा। ध्यान से देखो, आप हम नीचे बता रहे हैं, ये एटम को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो एक आपका इससे उधर जाएगा, उस साइड से, इस साइड से बनेगा, ये जो आपका है उस साइड से बनेगा, एक आपका इस साइड से बनेगा, और एक तो आपका इसी में है जो दिखाए आपको, एक तो आपका ऑलरेडी इसमें है। तो 3 हो गया फर्स्ट लेयर में, 3 ऊपर भी तो बनेगा, 3 अगर नीचे तो 3 ऊपर भी बनेगा। तो इस तरह से कितना हो रहा है? 6 यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, मतलब कॉर्नर वाला एटम जो है हेक्सागोनल में 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल से शेयर करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? नहीं तो समझ सकते हो, ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका 120 है, पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो 120 अपॉन 360 कितना होता है? 1/3। तो 1/3 इसमें है, तो वो ऊपर भी तो आएगा, तो कितना हो गया? 3 इसमें है तो 3 ऊपर भी आएगा, तो 6। तो बताओ ये जो एटम है अपने यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ये वाला जो यूनिट सेल है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? बोलो। ये करेगा 1/6 पोर्शन, अर्थात अपने सिंगल यूनिट सेल में 1/6 पार्ट आएगा। सर कितना पार्ट आएगा? 6 पार्ट आएगा। दिख रहा है सभी को? फेज सेंटर, अब फेज सेंटर देखो, फेज सेंटर कितने यूनिट सेल से शेयर करेगा? एक तो ये एटम आपका इस वाले में, एक ऊपर में होगा, ऐसे ही बन सकता है। एक आपका ये वाला फेस है, इसमें है, और एक आपका ऊपर बन जाएगा, ऊपर की तरफ, एक इसमें है, एक नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो फेस सेंटर वाले से कितने यूनिट से शेयर करेंगे? 2। तो बताओ सिंगल यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा? 1/2 पार्ट, आधा इसमें आधा ऊपर वाले। विद इन यूनिट सेल जो है, विद इन यूनिट सेल की अगर हम बात करें, विद इन यूनिट सेल जो है आपका कितने यूनिट से शेयर करता है? 1 से, सिंगल अपने आप से। तो कितना आपका हो जाएगा? 1। पूरा का पूरा एटम जो है उसी के अंदर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपका अपने सिंगल यूनिट सेल में पूरा 1 आएगा। तो क्या आप जेड निकाल सकते हो? अब जेड कैसे निकालेंगे? कॉर्नर एटम पे कितना एटम बैठा हुआ है? 12, और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/6 प्लस, अब ये बताओ फेस सेंटर पे कितना है? 2, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? हाफ। आपका विद इन यूनिट सेल कितना है? 3, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, अब कितना हो गया? 2 1 3, 3 और 3 6 जेड्स। तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 6। तो ध्यान रखिएगा 6 एटम से आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल तैयार होता है। दिखने के लिए 17 दिखेगा, बट 17 पूरा का पूरा आपका कंट्रीब्यूट नहीं करता है अपने सिंगल यूनिट सेल में। उसका कुछ पूरे को ऐड करोगे तो पता चलेगा कि 6 एटम से आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल तैयार हो जाएगा किसी भी क्रिस्टल में। आया समझ में? तो ये थर्ड बात करिए, कॉपी करो जल्दी से। आया समझ में? क्लियर हो गया? अब मेरा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या ये 8 9 10 जो एटम है, क्या ये एकदम बिल्कुल एक सिंगल यूनिट सेल में रहता है? आर 8 9 10 एटम आर लाइव विद इन द यूनिट सेल, इज इट ट्रू? क्या ये सही है? एक बार पूछा था, आर 8 9 10 एटम आर लाइव विद इन द यूनिट सेल, आर लाइव विद इन सिंगल यूनिट सेल? मेरा आंसर होगा नो। बट फिर भी हम लोग बोलते हैं विद इन यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि
अगर कुछ पार्ट बाहर है तो उतना ही सेम पार्ट दूसरे वाले यूनिट सेल के इसी के अंदर आ जाता है। 8, 9, 10 जो है पूरा का पूरा इसी के अंदर नहीं लाई करता है। तो कुछ पार्ट अगर बाहर आता है ना, तो कुछ पार्ट जो बाहर है वही सेम पार्ट दूसरे वाले यूनिट सेल के इसके अंदर आ जाता है। जैसे कारण से हम लोग पूरा पूरा इसी में बोल देते हैं। बट अगर देखा जाए पिक्चर को देखोगे, 3D पिक्चर देखोगे इसका, तो 8, 9, 10 थोड़ा सा बाहर हो जाता है। इसे जो बाहर होता है जितना पार्ट उतना ही सेम पार्ट आपका दूसरे वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल के इसके अंदर आ जाता है। तो यहां पे लिख लेना कि R8, 9, 10 एटम लाई विद इन द सिंगल यूनिट सेल, तो लिख लेना फॉल्स। ठीक है, बट फिर भी विद इन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना पार्ट आपका बाहर आता है उतना ही सेम पार्ट दूसरे वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल इसके अंदर आ जाता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। क्या लिखेंगे? R8, 9, 10 एटम लाई विद इन द सिंगल यूनिट सेल, तो आंसर होगा नो। बट फिर भी हम लोग बोलते हैं कि 8, 9, 10 आर लाई विद इन द यूनिट सेल बिकॉज the atom which is the part of the 8, 9 atom outside this hexagonal unit cell, at the same time same part is also inside this unit cell of another hexagonal unit cell। इस तरह से आप नोट कर लेना। आप लोग आया समझ में? 8, 9, 10 एक्चुअल में इस यूनिट सेल में लाई नहीं करता है, कुछ पार्ट लाई करता है कुछ पार्ट नहीं करता है, बट जितना पार्ट बाहर जाता है उतना ही सेम पार्ट दूसरे वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल के इसके अंदर आ जाता है। आया समझ में? तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं कि एटम नंबर 8, 9, 10 आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, सम पोर्शन इज आउटसाइड द यूनिट सेल बट सेम पोर्शन ऑफ अनदर सिमिलर एटम विल बी इनसाइड द यूनिट सेल। सिमिलर एटम की बात कर रहे हैं, कोई ये ऐसा एटम नहीं, इसी यूदिन वाला एटम सिमिलर आपके इसके अनसाइड आ जाता है। आया समझ में? क्लियर होगा? तो थर्ड पार्ट हम लोग बात कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मिटा दें, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो फोर्थ पार्ट लिख लेंगे, हम लोग 5 पार्ट बात करेंगे इसमें। फोर्थ पार्ट लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ पर हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का होता है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है भाई बोलो? आर इज द रेडियस ऑफ एटम, सिमिलर एटम से ही बना हुआ है तो सारे का रेडियस आर होगा। ये तो एक एटम का वॉल्यूम है। हाउ मेनी एटम विच इज मेड दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो 6 एटम से बना हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा? पर यूनिट सेल आ जाएगा 8 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का बताओ कितने होते हैं, तो 8 पाई आर क्यूब होते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है फिफ्थ हम लोग लिखेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब कौन सा यूनिट सेल की बात कर रहे हैं? हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे बताओ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे? थोड़ा सा 1 मिनट सोचो। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे निकालोगे बताइए? वॉल्यूम अगर आपको यूनिट सेल निकालना है तो कैसे निकालोगे? बता सकते हो? बड़ा सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है आपको, अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो सिंपल है। सबसे पहले क्या निकाल लो? अगर ये हेक्सागोनल यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले बेस एरिया निकालो। ये बेस एरिया निकाल लो और इस बेस एरिया का हाइट क्या होगा? इस सेंटर से इस सेंटर मैच कर दो। इसका जो हाइट होगा, हाइट कौन सा है? ये हाइट है, दिस इज हाइट, ये हाइट है। अगर मान लो कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट जो है h है, इसका बेस एरिया निकाल लो। अगर मान लो बेस एरिया a है और इसके हाइट सेंटर टू सेंटर, बेस एरिया और टॉप जो एरिया है बेस एरिया, उसका बीच सेंटर टू सेंटर का जो हाइट अगर h है तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दो h से, निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो कैसे निकालेंगे? बेस एरिया ऑफ हेक्सागोनल, बेस एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इनटू इट्स हाइट के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बेस एरिया निकालना है हम लोगों को। तो बेस एरिया जो है, बेस एरिया और ये हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बेस एरिया निकालो। बेस एरिया निकालते ही आप क्या कर देंगे? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो मेन जो है ना हाइट कैसे निकालेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइट से क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, पूछ लेता है, और ये पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस एरिया को अगर ध्यान से देखो, हेक्सागोनल का बेस एरिया अगर निकालना है तो सबसे पहले आप देखो कि बेस एरिया ना हेक्सागोनल इन शेप है, किस टाइप का शेप का है, हेक्सागोनल इन शेप है। अब हेक्सागोनल इन शेप है तो हेक्सागोनल का हम एरिया निकाल ही सकते हैं, बताए भी थे जब 2D पढ़ा रहे थे, क्योंकि इसमें अगर इसको कट करो तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं, सेंटर टू सेंटर मैच करो, सेंटर टू सेंटर मैच करो, तो ये आर है तो ये भी आर है, अगर इस सेंटर को मैच करो तो ये आर है तो ये भी आर है, और अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो देख रहे हो, तो इस तरह से आपका कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, आपका 6 बनेगा। सभी के सेंटर टू सेंटर को मिला दो इसके सेंटर से, तो आपको मिलेगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको निकालना है, निकाल ही सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड क्या हो जाएगा 2r के बराबर, क्योंकि ये साइड क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि हर एटम क्या कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। बेस एरिया अगर निकालना भी है तो देख लो ऐसे करके निकालेंगे, देख लो हम एक बना देते एक बार फिगर, ये हम लोग दिखाए भी थे 2D में कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये जिसको मिलाते चले जाएंगे, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये आपका सेंटर है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, और ये भी 2r है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका 6 है, ध्यान से देखो आप 6 कितने हैं, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6, देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, और हर एक साइड कितने के बराबर है, 2r के बराबर है, अभी दिखाएं आपको, ये भी r है, ये भी r है, तो 2r, ये भी r, ये भी r, 2r हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एज साइड क्या हो जाएगा, एज लेंथ 2r के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखे बेस एरिया जो हो जाएगा, बेस एरिया निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंटू 3/4, √3/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 स्क्वायर ऑफ साइड क्या लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका किसका 6√3r², r² लिख लीजिए, ठीक है। अब चाहो तो रेडियस को ना स्मॉल r ही लिख लो, या यहीं पे r कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कैपिटल R लिख देते हैं, कैपिटल R ही लिख लो, अच्छा लगता है, कैपिटल R भी लिख लो। तो बेस एरिया कितना आ गया 6√3 इंटू r², ये आ गया बेस एरिया आ गया। अब मेरा एक काम है हाइट निकालना, हाइट जैसे ही निकाल लेंगे, एक बार हाइट हम निकाल लिए, हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो बेस एरिया से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से निकाल लेंगे। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VBI लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हमको निकालना है, ठीक है, इसको हम लोग निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, मिटा दें इसको, ठीक है। इधर अभी तक हम लोग बचा के रखे हैं, इसको मिटाए नहीं है, कि थोड़ा सा फिगर देखते हुए देख रहे हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है, फिगर को हम रखे हुए हैं समझ में आने के लिए। आगे मिटाएं, चलिए, तो धीरे धीरे हम मिटाते हुए जा रहे हैं। चलिए, तो हम बेस एरिया निकाल लिए, बेस एरिया कितना है 6√3r², याद रखिएगा, क्योंकि फिर हाइट निकाल के मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए, अब ये हाइट निकालना मेरा टफ जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, 5 मिनट सोचो, जितना सोचना सोचो, वीडियो को पॉज करके एक बार निकालने की कोशिश करो। अगर आप अपना एक बार आप निकाल लेते हो खुद से, तो ये आपका अपना हो जाएगा। अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो रटा टाइप का हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, हाइट निकालने की कोशिश करो। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल, जो हाइट होगा उसके बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस एरिया कितना है 6√3r², r कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटम। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोग कोशिश करते, तो आप लोग निकाल लिए, वीडियो पॉज करके निकाल लिया। अब हम बताते हैं आपको, जिससे बना ठीक है, जिनसे नहीं बना वो देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को हाइट निकालना है, कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाइट, कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ
हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो एक्सपी लिख दें, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोजिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल का, यूनिट सेल का निकालता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल यूनिट लिख देते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल का, हेक्सागोनल क्या दिख रहा है सभी को, हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट कैसे निकालें, एच, ठीक है, यही मेरा जॉब है। ये अगर निकल जाए एक बार तो मल्टीप्लाई कर दो बेस एरिया से, निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एचसीपी, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट से निकल जाएगा। अब एक चीज हमको बताओ, आप हम जो पूछ रहे हैं वो समझो। हमने क्या देखा, ये जो हाइट निकाला है सबसे भाई देखो, तो मेरा जो फर्स्ट लेयर था कुछ ऐसे बना होता। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे करके, ये जो फर्स्ट लेयर में कुछ ऐसे बना था, याद है, ये आपका फर्स्ट लेयर में ऐसे बना था, ठीक है। फर्स्ट लेयर में क्या बना था, ट्रायंगुलर वॉइड। अब ट्रायंगुलर वॉइड डॉट टाइप भी बन सकता है, आपका क्रॉस टाइप भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट टाइप और क्रॉस टाइप का नंबर हमेशा सेम रहेगा, और डॉट टाइप को भी कवर कर सकते हो सेकेंड लेयर से, या क्रॉस टाइप को, कोई इफिशिएंसी में फर्क नहीं होने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में ऐसा आया था। अगर मान लो कि अगर मैं फोर्थ लेयर, फोर्थ स्फीयर में इसके ऊपर रख दूं, अगर मैं फोर्थ स्फीयर इसके ऊपर रख दूं, इस ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करने के लिए हम लोग फोर्थ स्फीयर यहां पर रख दूं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द, अगर मैं सभी को सेंटर मान लूं, सारे नीचे वाले को सेंटर मान लूं, ठीक है, इसको नेमिंग कर दूं मैं ए बी और सी, नीचे वाले का ए बी सी है, और इसके सेंटर को, ऊपर वाले जो स्फीयर का उसका सेंटर को हम अगर मान लें, इसके सेंटर को हम लोग मान लें सपोज कि डी रख देते हैं, इसके सेंटर का नाम दिख रहा है सभी को। नीचे वाले को ए बी सी सेंटर बोल दिए, और ऊपर वाले जो स्फीयर रखे उसका सेंटर का नाम दे दिए डी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो टॉप स्फीयर है, टॉप स्फीयर डी का जो सेंटर है, टॉप स्फीयर जो है ब्लू वाले से जो बना है, जो टॉप स्फीयर है, इस नीचे वाले जो लेयर है, नीचे वाले लेयर का ए बी सी का जो सेंटर है उसका परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये जो टॉप स्फीयर है, इस टॉप स्फीयर का जो सेंटर है, इस टॉप स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज डी, उस डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सेंटर, बी सेंटर और सी सेंटर से कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट ऑब्लिक डिस्टेंस, ऑब्लिक डिस्टेंस अलग है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 2r बोलोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा 2r, क्योंकि ये आपका डिप्रेशन में गया हुआ है, ये जो आपका स्फीयर है वो कहां गया हुआ है, डिप्रेशन में, थोड़ा सा गड्ढे में चला गया है, डिप्रेशन में। तो क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर, फर्स्ट लेयर का जो सेंटर है, फर्स्ट लेयर कौन सा है, एबीसी, फर्स्ट लेयर में कौन सा स्फीयर रखो, एबीसी, एबीसी का जो सेंटर है, एबीसी का जो सेंटर है, उस एबीसी का सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट फोर्थ स्फीयर से कितना होगा, 2r होगा क्या, नहीं, बिल्कुल 2r नहीं होगा। क्यों नहीं 2r होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है डिप्रेशन में गया हुआ है, उसका गड्ढे में डाला हुआ है, तो गड्ढे में डाला हुआ है तो कभी भी 2r डिस्टेंस नहीं हो सकता है। 2r कब होगा, जब उस दोनों को एक के ऊपर एक टच किया हुआ है, एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच किया हुआ है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। ऑब्लिक डिस्टेंस बिल्कुल, ऊपर वाले स्फीयर जो है, डी वाले जो स्फीयर है, ब्लू वाले जो स्फीयर है, बी, पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्लू स्फीयर और बी वाले स्फीयर में, क्या नाम हो जाएगा, 2r हो जाएगा। CD के बीच में ऑब्लिक डिस्टेंस कितना होगा, ये जो ऊपर वाला जो स्फीयर है सी को भी टच कर रहा है, ऊपर वाला स्फीयर जो है ए को भी टच कर रहा है, ऊपर वाला स्फीयर बी को भी टच कर रहा है, तो उसके तीनों के बीच का जो ऑब्लिक डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2r ही होगा। ये जो डीसी जो डिस्टेंस है वो 2r है, बीडी डिस्टेंस भी 2r है, डीए डिस्टेंस भी 2r है। बट अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर टू द सेंटर ऑफ अपर स्फीयर दैट इज डी, क्या वो 2r होगा, नहीं, वो 2r नहीं होगा। क्यों नहीं 2r होगा, क्योंकि वो डिप्रेशन में गया है। क्या आपको समझ में आया, आपको क्लियर हुआ। बट ऑब्लिक डिस्टेंस में पूछूं कि बीडी का ऑब्लिक डिस्टेंस बताओ, तो 2r को टच तो किया ही है, डी जो है तीनों को टच किया ही है, डी जो है बी वाले को भी टच किया है, सी को भी टच किया है, ए वाले को भी टच किया है, तो डीबी डिस्टेंस 2r होगा, सीडी डिस्टेंस 2r होगा, एडी डिस्टेंस 2r होगा, क्योंकि हमको पता है द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 2r। जब दो एटम टच करता है उसके बीच का हमेशा डिस्टेंस कितना होगा, 2r। और ये चारों स्फीयर आइडेंटिकल है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि अगर तीन स्फीयर को टच करके रख दिए एक लेयर में और एक
चौथा स्फीयर को, फोर्थ स्फीयर को उसके डिप्रेशन में डाल दें ट्रेंगुलर वॉइड को कवर करने के लिए, तो अगर उसके ऊपर रख दें, कवर कर दें, तो बताओ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर टू द सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर। तो वो 2r नहीं होगा, वो थोड़ा सा 2r से कम होगा, वो गड्ढे में घुस गया ना। बट ऑब्लिक डिस्टेंस अभी भी क्या होगा, अभी भी 2r होगा। BD का 2r, DC का 2r, AD का 2r। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2r नहीं बोलेंगे, क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके फर्स्ट लेयर के सेंटर से और सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर जो ऊपर से रखे हैं, ब्लू जो आपका स्फीयर बना है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r नहीं होगा, 2r से कम होगा, क्योंकि गड्ढे में घुस गया ना। आया समझ में? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये हाइट हम पता कर ले, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, द सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर। अब सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर चाहे B होगा, चाहे C होगा, चाहे A होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेंटर ऑफ फर्स्ट लेयर टू दी सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर। अगर सेंटर टू सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लें, वो हाइट पता चल जाएगा। अब ये हाइट, इस हाइट को डबल कर दो, दिस इज द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि दो लेयर है, ये दो लेयर के बीच का हाइट निकाला है, दो लेयर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है। दो लेयर, ये फर्स्ट लेयर है और ब्लू जो स्फीयर है वो सेकंड लेयर है। तो दो लेयर के बीच का हमको हाइट यहां से पता चल जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो हमको टोटल हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट से निकल जाएगा। क्योंकि एक लेयर तो और चढ़ना है ना, थर्ड लेयर। तो जो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है वही 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के बीच का डिस्टेंस a है, तो सेकंड और थर्ड लेयर के बीच का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। थर्ड और फोर्थ लेयर के बीच का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो अगर हम फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a निकाल लिए, तो सेकंड और थर्ड वाले के बीच का भी क्या होगा, a होगा। तो सीधा सीधा हम लोग फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर का डिस्टेंस निकालेंगे, उसका जस्ट सीधा सीधा डबल कर देंगे, वही हो जाएगा हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। आया समझ में? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो तो फिगर बना के समझाते हैं आपको। ये फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखें, सेकेंड लेयर इसके ऊपर, इसको कवर करें, सेकेंड लेयर इसको ऊपर कवर करें, ब्लैक से बना रहे हैं, इसको फिर कवर कर दिए। अब इसको जब चढ़ा रहे हैं तो क्या सेम टू सेम नहीं दिख रहा है? अगर इसको कवर करेंगे तो क्या सेम टू सेम नहीं दिख रहा है? सभी में देख लो, अगर 1 2 3 को कवर कर दिए ब्लैक से, तो क्या सेम टू सेम फिगर बन गया? उल्टा हो गया तो क्या दिक्कत है? यही तो बना, ट्रेंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अगर इसको कवर कर दे फिर से वही फिगर बन गया, इसको कवर कर दे फिर से वही फिगर बन गया। हो सकता है उल्टा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? डॉट टाइप क्रॉस टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो सेम टाइप से, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, इसके ऊपर भी तो थर्ड लेयर चढ़ने वाला है। अब थर्ड लेयर इसके ऊपर ही आएगा, थर्ड लेयर जो है इसके ऊपर ही आएगा, थर्ड लेयर जो है इसके ऊपर ही आएगा, सेम टू सेम फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट आएगा, फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट आएगा। तो थर्ड लेयर जो आएगा, थर्ड लेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर से मिलकर क्या बनता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। फिर फोर्थ लेयर से रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, रिपीटेशन। तो अगर हम फर्स्ट सेकेंड लेयर के बीच का परपेंडिकुलर हाइट निकाल लें, उसका डबल कर दें, तो वही मेरा हो जाएगा हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे हाइट निकलेगा? हाइट निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड लेयर का, और फर्स्ट और सेकेंड लेयर का परपेंडिकुलर हाइट, नॉट ऑब्लिक हाइट। ऑब्लिक हाइट तो अभी भी डीबी का क्या होगा, 2r, सीडी का भी 2r और एडी का भी क्या होगा, 2r। बट परपेंडिकुलर हाइट 2r नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि डिप्रेशन में चला गया है। तो ध्यान दीजिए, इमेजिन कीजिए आप, तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे, उसी हाइट को डबल कर देंगे। दिस इज द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्योंकि थर्ड लेयर भी तो आने वाला है, आया समझ में? क्योंकि ये दो लेयर के बीच का हाइट निकालेंगे, फिर उसका डबल करेंगे। आया समझ में? हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, नीचे वाले सेंटर को मैच करो तो ABCD मिलेगा, ये ट्रायंगल मिलेगा ABCD। हम थोड़ा सीधा करके बनाते हैं, ABC, तीन ट्रायंगल बन गया। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं कि थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत ना हो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल कट करके निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा मिलेगा, ABCD ट्रायंगल मिलेगा।
उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से मिल रहा है, हम सीधा कर लेते हैं। अब ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों भाई, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है। तो नीचे वाले सारे सेंटर को अगर मिला दे, नीचे वाले स्फीयर में, लोअर स्फीयर में, लोअर प्लेन में, लोअर लेयर में जितने भी स्फीयर है, सारे स्फीयर को अगर सेंटर मिलाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये भी 2r है, ठीक है, ये भी 2r, सभी 2r है ना, सभी आपका 2r, बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां से बी से एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बीडी डिस्टेंस खींच लेते हैं, बीडी, ठीक है, बीडी तो लिखा हुआ है, बीई कर लेते हैं, डी तो हम नेमिंग कर दिए। एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हैं, बीई, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, अब क्या आपको बीसी पता है, बीसी मेरा क्या है बताओ, बीसी क्या है 2r, क्योंकि हमको पता है ना बीसी टच कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, AB टच कर रहा है तो कितना हो जाएगा 2r, AC टच कर रहा है तो कितना होगा 2r, DB टच कर रहा है तो कितना होगा, ऑब्लिक हाइट तो ऑब्वियस है 2r होगा, DC का ऑब्लिक हाइट कितना होगा 2r, DA का ऑब्लिक हाइट कितना होगा 2r, क्योंकि चारों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है तो ऑब्लिक डिस्टेंस हमेशा 2r होगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r नहीं होगा। यही मेरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं बार बार। तो ये मेरा 2r है, तो इसको हम लोग कट करके निकाल लेते हैं। तो कट करके निकालोगे तो क्या बनेगा, एक कट करके निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं, इस जगह पे E लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग B लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग C लिख लेते हैं। तो BC मेरा क्या है 2r, हमको निकालना है क्या, कौन सा डिस्टेंस निकालना है। और ये एंगल अगर ये पूरा 60 है, ये अगर आपका पूरा 60 है, तो अगर आप परपेंडिकुलर खींचे तो हाफ हो जाएगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 30। ये मेरा एंगल कितना है C, ये एंगल मेरा कितना हो गया, B कितना हो गया 30, B कितना हो गया 30, B कितना हो गया 30। अब आपको B एंगल पता है 30 है, BC हमको पता है 2r है, तो क्या हम B डिस्टेंस निकाल सकते हैं, काट के निकाला है, B डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, cos 30 लगा दो। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, अब थोड़ा सा मैथ आ गया, cos 30 इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस मेरा कौन सा हो जाएगा, अब देखो एंगल के अपोजिट साइड डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस, तो बेस हो गया मेरा BE अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2r। तो हमको BE तो निकालना है, ये डिस्टेंस तो निकालना है, तो BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, BE इज इक्वल टू हो जाएगा 2r cos 30। अब बताओ cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू होता है √3 अपॉन 2, ये वैल्यू याद होना चाहिए, 2 कैंसिल, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, तो BE इज इक्वल टू यहां पे लिखते हैं B इज इक्वल टू आ गया √3r, BE इज इक्वल टू हम लोग निकाल लिए √3r। आया समझ में, तो B कितना निकाल लिए √3r, समझ में आ रहा है। B कैसे निकाले, हम लोग ABC एक ट्रायंगल निकाल लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, हम लोग B से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, BE हमको निकालना था, तो BE निकालने के लिए हम लोग कट करके BEC निकाल लिए। ये मेरा 90 डिग्री है, B पे 60 था, हाफ हो जाएगा 30 हो गया, तो हमको BE निकालना है, तो cos 30 निकाल लो, 2r हमको पता था, इन टर्म्स ऑफ r हम निकाल लिए, r इज द रेडियस ऑफ एटम। अब B निकाल लिए। अब ये बताओ कि B में क्या एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग सेंट्रोइड बोल सकते हैं, यहां पे उसको G से लिख देते हैं, BE क्या हो जाएगा, BG मेरा क्या है, G मेरा क्या है, G इज द सेंट्रोइड, G इज द मेरा क्या है सेंट्रोइड। अब बताओ सेंट्रोइड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सेंट्रोइड का प्रॉपर्टीज ये होता है कि सेंट्रोइड मीडियन को, क्योंकि ये तो हाफ हाफ कर रहा है ना, अगर आप किसी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स में परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो आपका बीच में क्या आएगा, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाओगे तो क्या बनेगा G सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितने रेशियो में 2:1। ये BE को कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है 2:1। तो क्या आप BG निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ BG क्या हो जाएगा, अगर BE पता है और रेशियो पता है, BE आपको पता है कितना है √3 इंटू r, तो BG निकाल सकते हो, तो BG क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ B हो जाएगा, BG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ BE। रेशियो को पता है ना भाई, ये 2:1 में है, तो BG कितना हो जाएगा, BG इज द 2/3 ऑफ BE। अब BE हमको पता है, BE बताओ कितना है, बताओ BE है हमारा √3r है, तो BG मेरा कितना आ गया, BG इज इक्वल टू आ गया, इसको हम अगर √3 इंटू √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 इंटू r, ये मेरा BG आ गया,
ये बीजी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बीजी मेरा आ गया ना, ये सेंट्रोइड है, ठीक है। अब बीजी है, अब बीजी से हम लोग क्या करते हैं, जी इज द सेंट्रोइड। अब जी इज द सेंट्रोइड से आप क्या समझोगे यहाँ पे कि ए बी सी जो था, ए बी सी जो हम लोग ड्रॉ किए, यहां पे हम दिखाते हैं आपको, ए बी सी ऐसे था कुछ, है ना, ए बी सी। अब ये हम लोग किए क्या, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी जो था, जी इज द सेंटर पॉइंट, क्योंकि हम पहले ही बताया था ना कि ए बी सी का जो सेंटर है, ए बी सी का जो सेंटर है, उस सेंटर से डी का सेंटर, डी मतलब ऊपर वाले स्फीयर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम जी निकाल लेंगे। जी हम एक, जी क्या है, जी इज द सेंट्रोइड। अब जी हर डिस्टेंस से क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, जी इज द सेंट्रोइड। अब जी सेंट्रोइड है, हम वही बोले थे ना, हमको क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल टू द सेंटर ऑफ डी, मतलब कि हमको जीडी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीडी। क्या निकालना है, जीडी निकालना है। तो हम जी निकाले, जी इज द सेंटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल, एकदम बीचों बीच निकाले। अब जी से ऊपर की तरफ बनाओगे तो जीडी आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। डी क्या है मेरा, डी इज द सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर, डी इज द सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर। तो जीडी को मिला दो, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर टू द सेकेंड लेयर। जीडी क्या है, जीडी इज द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन फर्स्ट लेयर टू द सेकेंड लेयर। आए सर में, तो हम लोग जीडी पे हम लोग क्या करते हैं, जीडी पे एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हैं। तो जीडी पे अगर परपेंडिकुलर हाइट खींचोगे तो ऐसे कुछ बनेगा। हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो ये मेरा जीडी है, दिस इज डी, जीडी है। अब ये बताइए हमको कि डी और बी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, व्हाट इज द ऑब्लिक डिस्टेंस बिटवीन डी और बी, 2r, क्योंकि डी और बी टच कर रहा है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर टच कर रहा है, तो डी बी के बीच में भी परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइट कितना होगा, बोलो 2r ही होगा। हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, और ये भी ध्यान रखें, ये जी है मेरा, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या है, जी है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये डी बी को बन मिला दिए, ये बी डी को हम लोग मिला दिए, ठीक है, देख लीजिए, ये बी डी मेरा क्या है, बी डी भी ऑल्सो 2r। अब ये बताओ ए डी मेरा क्या है, ए डी इज ऑल्सो आर। जीडी, जीडी हमको निकालना है, जीडी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी क्या है, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जी से हम लोग परपेंडिकुलर हाइट खींच दिए डी की तरफ, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा। जी आपका क्या हुआ है, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ एबीसी, और डी के ऊपर परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा, जो कि बीजीडी तैयार हो जाएगा। बीजी हमको पता है, हमको बीडी भी पता है, तो क्या डीजी निकालना है, इसको कट करके आगे बाहर निकालते हैं, बीजीडी को बाहर निकालते हैं। तो हम देखो बाहर निकालेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, देखो ये मेरा जी था 90 डिग्री, ये मेरा क्या था डी, डी इज द सेंटर ऑफ फोर्थ स्फीयर, और ये मेरा क्या बी, क्या हम लोग बीजी निकाल लिए, बीजी कितना आया 2/3 ऑफ आर, देखो दिख रहा है सभी को 2/3 ऑफ आर। आपका देखो बीडी भी पता है हमको, बीडी इज द ऑब्लिक डिस्टेंस 2r। क्या हम जीडी तो निकालना है, जीडी, जीडी आपका परपेंडिकुलर हाइट है, तो जीडी निकालना है। तो जीडी कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो हम यहां पे थोड़ा सा कट करके मिटाते हैं इसको, इसका काम खत्म हो गया, आ गया वो समझ में इसको, तो मिटाते हैं इसको। अब टाइम आ गया इसको मिटाने का। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा देखो कहां पे है, देखो यहां से हम लोग यहां आते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, यहां स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, स्टार जांच किए हैं, स्टार्ट से यहां कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू है। अब देखो यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग लिख सकते हैं बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीजी स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर, लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे बीडी हमको निकालना है, हमको जीडी निकालना है ना, जीडी, तो जीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, जीडी इज इक्वल टू रूट अंडर बीडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, माइनस इधर जा जाएगा तो बीजी हो जाएगा ना, बीजी स्क्वायर। तो बीजी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/√3 r का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो 4/3 r स्क्वायर। तो जीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा, मतलब कि 8r/3 ये हो गया। अब जीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, अब यहां पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का रूट निकालो तो r, और रूट अंडर 8 का क्या हो जाएगा 2√2
आ जाएगा अपॉन 3, यहां पे हो जाएगा 2/3 r। ये GD निकल गया। GD इज द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन फर्स्ट लेयर टू सेकेंड लेयर। ठीक है, परपेंडिकुलर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच का हाइट निकल गया GD। GD आ रहा है समझ में? GD इज द परपेंडिकुलर हाइट, GD इज द परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू सेकेंड लेयर। ये GD इस तरह से निकलेगा। आई होप कि समझ में आ रहा हो। ये BGD ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनेगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? अब एक बार आप GD निकाल लिए तो GD इज द हाइट है। हाइट किसी के बीच में? बिटवीन यहां पे लिख दे क्या? बिटवीन परपेंडिकुलर हाइट। GD क्या है? यहां पे लिख दे GD इज द परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के बीच में। कंफ्यूज ना करो आप। अब यहां पे प्रूफ होता है, हम आपको बताए थे कि GD कभी भी 2R नहीं होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर GD तो 2R होगा, टच कर रहा है ना। टच नहीं कर रहा है, वो फोर्थ स्फीयर उस ट्रायंगुलर वॉइड की डिप्रेशन में जाके बैठा हुआ है। तो डिप्रेशन में बैठा हुआ है तो 2R कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली 2R से कम होगा ना। तो देख लो 2R और ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ √2/3। अब √2/3 1 से क्या है? छोटा है। अब 1 से छोटा है तो मल्टीप्लाई करो 2R से, तो 2R से छोटा ही हो जाएगा ना। √2/3 क्या होगा? 1 से छोटा है। तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या शो कर रहा है? अगर टच करता है एग्जैक्टली तो हाइट कितना होता है? 2R। बट ये डिप्रेशन में गया हुआ है, जिसके कारण से ये फैक्टर शो कर रहा है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करने से 2R से छोटा चला गया। तो ये प्रूफ हो रहा है यहां से भी। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द हाइट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ, तो हाइट का डबल कर दें। हाइट अगर निकालना है तो हाइट ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा? GD। हाइट जो हो जाएगा GD अपॉन 2 हो जाएगा। ये जो H है, H इज द हाइट ऑफ यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो H जो है GD का क्या है? फर्स्ट और सेकंड का आधा है, यही है ना। GD/2 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉरी गलती लिख दिए। GD इज द क्या है? हम लोग हाइट निकालेंगे कैसे? इसका डबल कर दो, तो 2 इंटू GD कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? हाइट इज द 2 इंटू GD मतलब 4√2/3 इंटू R। और आज के बाद आपको ये याद रखना है, बिकॉज दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। कोई पूछेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलेंगे 4 इंटू √2/3R। 4 इंटू √2/3R। ये एग्जैक्टली, क्योंकि बार बार थोड़ी निकालेंगे, अब आपको रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि ये सब रिजल्ट आपको काम आएगा, यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, सीधा सीधा कर लिए नोट। अब एक बार हाइट निकल गया, बेस एरिया निकल गया, तो क्या आप नहीं निकाल लोगे इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं निकाल लोगे? तो इधर भी फिर से मिटाते हैं हम लोग इधर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? मेरा टास्क तो यही था ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? बेस एरिया कितना आया था? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना आया था, याद है? तो बेस एरिया याद करके देखो, पलट के देखो। तो बेस एरिया शायद आया था आपका 8 आया था समथिंग। बेस एरिया आ गया था आपका 6√3R²। 6√3R²। और हाइट कितना आया बताओ? हाइट आ गया आपका 4√2/3, या 4R लिख दे सीधा सीधा, 4R√2/3। √2/3। तो ये √3 कैंसिल। अब यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? 24R, ठीक है। 24√2 कर देते हैं, 6 4 24, 24√2R³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना होता है? 24√2R³। 24√2R³ आ गया समझ में? तो ये मेरा 5th रिजल्ट हो गया। तो 6th रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। 6th रिजल्ट मेरा क्या है? पैकिंग इफिशिएंसी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ईटा से। तो ईटा कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड द हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आया था, याद है? तो 6 इंटू क्या हो गया था? 4/3πr³। तो 3 से 6 कैंसिल कर दिए, तो 2 बताया था कितना? 8πr³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड द हेक्सागोनल यूनिट सेल, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना हो जाएगा? 24√2R³ इंटू 100। सॉल्व कीजिए, ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये R³ से R³ कैंसिल, 8 3 24, तो कितना आ गया? π√3√2 इंटू 100।
अब एफसीसी का जब हम आपको पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे थे, सेम टू सेम यही आया होता है एक्सप्रेशन। एफसीसी का पलट करके देख लो, चेक करके देख लो आप, कॉपी पलट करके कि एफसीसी का जब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो एक बार कैलकुलेट करने के बाद इतना आया था एक्सप्रेशन। जब इतना आया था तो उसका कितना आया था सॉल्व करने के बाद 74%, तो इसका भी कितना आएगा 74%। तो बताओ इसका परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 174 26%। और थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्रेंशन में जी एडवांस में यही था कि बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो बहुत लोग 74% टिक कर दिए थे क्योंकि ये भी ऑप्शन था। आंसर होगा 26%, और 74 से ज्यादा नहीं होता है। पहले ही बताए थे कि आपका 3D में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी 74 होता है, वो दो ही का होता है, सीसीपी का और एक्ससीपी का। सीसीपी इक्विवेलेंट टू एफसीसी है। आया समझ में? तो ये सारा रिजल्ट जो है ना आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए ध्यान रखिएगा। तो कॉपी कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है।